हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 के सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल सिस्टम। इसका मतलब होता है कि जो हमारा क्रिमिनल सिस्टम यानी अगर कोई गुनाह करता है तो उसको किस प्रकार से सज़ा दी जाती है, उसका हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया गया, व्हेन वी सी समवन वायलेटिंग द लॉ वी इमीडिएटली थिंक ऑफ इन्फॉर्मिंग द पुलिस। यू माइट हैव सीन आइदर इन रियल लाइफ और in the movie police officers filling report and arresting persons. Because of the role played by the police in arresting person, we often get confused and think that is the police who decide whether a person is guilty or not. This is however from true. After a person is arrested, it is a court of law to decide whether the accused person is guilty or not. According to the constitution, every individual charged of a crime has to be given a fair trial. तो इसका मतलब है कि अगर हमने देखा कि कोई अगर गुनाह कर रहा है या फिर कोई गलत काम कर रहा है तो हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस उनको मतलब पुलिस तो एक तो रिपोर्ट लिखते हैं और उनको लेके जाते, अरेस्ट कर लेते हैं उस आदमी को। तो हमें लगता है कि पुलिस का ही शायद काम होगा कि ये इंसान गलत है कि नहीं, वो पुलिस ही साबित करेगी। तो ये थोड़ा सा सही भी है, थोड़ा सा गलत भी है। लेकिन हमारा जो संसद मतलब हमारे जो कोर्ट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि अगर कोई इंसान गलत है कि नहीं। और संविधान में लिखा गया है कि जो भी जिसको भी हम लोग बोल रहे कि उसने गुनाह किया है, उसके पास अधिकार है कि एक बार वो कोर्ट में जाके अपना जो फैसला है या फिर जो भी, अगर ऐसे बहुत बार होता है कि जो पुलिस गलत आदमी को चुन लेते हैं बल्कि वो अच्छा आदमी होता है। तो इसलिए संविधान ने ऐसा बनाया है कि हर एक आदमी के पास अधिकार होगा कि अगर उसने गुनाह किया है तो उसको पहले कोर्ट में लेके जाएंगे और अगर कोर्ट में साबित हो गया कि हाँ उसने गलत काम किया है तो तभी उसको सज़ा दी जाएगी। डू यू नो व्हाट इज मीन टू गेट अ फेयर ट्रायल? तो आपको मतलब फेयर ट्रायल का मतलब पता है? आपने एफआईआर का सुना? एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये हमने 5th चैप्टर में पढ़ लिया। और डू यू नो हु इज़ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको पहले से बता दे रही हूँ। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो आदमी होता है जो मेनली गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि ऐसा होता है कि ऐसे बहुत सारे पुअर पीपल होते हैं जो जज अपॉइंट नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते। तो गवर्नमेंट खुद अपनी तरफ से एक जज को भेजता है उनकी तरफ से लड़ने के लिए। इन दिस चैप्टर वी यूज अ फिक्शनल केस टू हैव टू ट्राई एंड हाईलाइट द प्रोसेस एज वेल एज रोल ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो ये जो चैप्टर में जो स्टोरी है इसमें हम लोग मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, एक एक इंसान के जो रोल है उसमें देखेंगे। मोस्ट केसेस गो थ्रू अ प्रोसेस दैट इज सिमिलर टू वन डिस्कस्ड इन अवर फिक्शनल केस। तो हमारा जो स्टोरी बताया गया है वो वैसे ही चलता रहता है। Therefore, understand this process as well. The role that different persons should play within the criminal system is crucial, so that ever the occasion should rise, you are aware of the process should be followed. तो आपके साथ भी अगर ऐसा घटना हो तो आपको भी इसका अंदाजा होगा, इसलिए पढ़ाए गए वैसे। तो 1806 को क्या हुआ? तो मुंबई में मिसेस सिंधे रेडी हो रही थी, तो वो अपना गोल्ड चेन ढूंढ रही थी पिछले 1 घंटे से। तो फिर उनको ध्यान हुआ कि उन्होंने इसी ड्रॉर में उनका गोल्ड चेन रखा था, लेकिन फिर उनको वो मिला नहीं। तो अभी फिर उसके बाद वो अपने हस्बैंड को बोलती है, हरी अप वी आर लेट फॉर द वेडिंग। तो जो मिस्टर सिंधे है मिसेस सिंधे को क्या बोलते कि जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें निकलना है। आई कैन नॉट फाइंड माई गोल्ड चेन, इट्स नॉट इन माई ड्रॉर, आई suspected Santi might have stolen it. She always spends a long time dusting my room. तो फिर मिसेस सिंधे क्या बोलती है कि मुझे अपनी गोल्ड चेन नहीं मिल रही है, मेरे को शक है कि शांति ने शायद चुरा लिया होगा, क्योंकि शांति मैक्सिमम टाइम डस्टिंग यानी जब मेरे रूम की साफ़ सफाई करती है तो ज़्यादा समय लगाती है। तो अभी ये शांति कौन है? इनके घर में जो सफाई करने के लिए आती है तो उनका नाम शांति है। शांति हेम्ब्रम वॉज वॉकिंग इन दर हाउस फॉर द पास्ट 3 years। शांति हेम्ब्रम इनके घर पे 3 साल से काम कर रही है। तो अभी मिसेस सिंधे क्या पूछते? शांति हैव आई बिगन टू स्टील नाउ एंड दैट टू माई gold chain, bring your trunk, I want to search it, we have called the police, so if you have the chain return it now। तो अभी जो मिसेस सिंधे शांति से पूछती है कि तुम अब से चुराने भी लगे अपना ट्रंक यानी एक डिब्बा लेके आओ जहाँ पे अपना सामान रखा हुआ, मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया, इसलिए अभी भी तुम्हारे पास अगर चेन है तो दे दो मेरे को। तो फिर शांति बोलती है कि नहीं मैम, मैंने चुराया नहीं है।
फिर उसके बाद वो लोग उसके ट्रंक में देखते हैं, जो मिसेस सिंधे और मिस्टर सिंधे। मिस्टर सिंधे सर्च Shanti's trunk and find an envelope with rupees 10,000 in it. He screams at Shanti saying that is the money he's got from the selling the chain. तो उसके बाद जो मिस्टर सिंधे शांति के ट्रंक के अंदर देखते तो एक एनवेलप होती है जिसमें 10,000 पड़ा होता है, और वो सोचता है कि शांति ने उस चेन को बेच के ये 10,000 लिए हैं। तो अभी शांति क्या बोलती, साहब माई ब्रदर एंड आई हैव बीन सेविंग दिस मनी ओवर द लास्ट 1 year. We went to buy a bull when we go to of our village. Madam, I am innocent. तो फिर उसके क्या बोलता है कि मैं और मेरा भाई पिछले 1 साल से इतने सारे पैसे कमा रहे हैं, और ये इसलिए हम लोग कमा रहे हैं क्योंकि हम लोग जब अपने फिर से गाँव जाएंगे तो हमें गाय खरीदनी है। तो अभी जो मिस्टर सिंधे पुलिस स्टेशन आ गए, तो अभी वो क्या बोलते हैं पुलिस से, आई हैव बीन एन FIR देयर हैज been a theft in my house. My maid Shanti has stolen my wife necklace. तो फिर वो पुलिस से क्या बोलते हैं कि मेरे को एक FIR लिखानी है, यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, मेरे घर पे चोरी हुई है, मेरी जो मेड यानी काम वाली बाई शांति है उसने मेरे वाइफ की नेकलेस चुराई। तो अभी जो सब इंस्पेक्टर राव है वो मिस्टर सिंधे की FIR लिख रहे हैं, ठीक है। मिस्टर सिंधे रिटर्न्स विद द सब इंस्पेक्टर राव। तो अभी जो मिस्टर सिंधे जो है सब इंस्पेक्टर राव के साथ आते शांति को लेने के लिए। I will now write the statement that Mr. and Mrs. Sindhe make about this theft. Let me seal the envelope that has the money and take with me as evidence. I am arresting Shanti and taking her to the police station. तो अभी मिस्टर सिंधे सब इंस्पेक्टर राव को लेके आगे घर पे, और वो जो एनवलप था जिसमें 10,000 पड़े थे उन्होंने वो ले लिया और शांति को भी अरेस्ट कर लिया। एविडेंस का मतलब होता है एक प्रूफ होता है कि जिससे हम लोग बता सकते हैं कि ये इंसान गलत है। ओके, प्लीज डोंट let him take me. I have not stolen the chain. This is my hard earned money. तो फिर शांति क्या बोलती कि प्लीज़ मेरे को लेके मत जाओ, ये चुराया हुआ चेन नहीं है, मैंने ये अपने मेहनत से कमाई है, ठीक है। अभी उसके कुछ दिन के बाद हमने मतलब एक दिन के बाद 18/7 को चोरी का केस लगा था। 19/7 को सुशील जो शांति का भाई होता है वो आता है ऐसा सब इंस्पेक्टर राव से मिलने के लिए जिससे शांति को छुड़ा ले। तो अभी सर फिर वो क्या बोलते हैं सुशील, बट नहीं, पहले सब इंस्पेक्टर सी इज बीन अरेस्टेड फॉर द थेफ्ट ऑफ अ गोल्ड चेन, यू कैन गो टू कोर्ट एंड गेट अ बेल ऑर्डर। तो उसके बाद जो सब इंस्पेक्टर राव क्या बोलता है कि वो उसके ऊपर चोरी का नाम लगा है, अगर आप उसको छुड़ाना चाहते तो आप कोर्ट जाइए और एक बेल लगाए जिससे आपका केस लड़ सके। बट वेयर आई विल गेट द मनी टू हायर अ लॉयर हु विल स्टैंड श्योरिटी फॉर हर, यू हैव टेकन ऑल ऑफ हर सेविंग्स एंड सेल्ड इट। तो अभी वो सुशील बोलता है कि हमारे पास तो पैसे नहीं, तो मैं किस पैसे से लॉयर को लूँ, आपने तो हमारे सारे पैसे ले लिए हैं। SI Rao forcefully keeps सुशील इन द पुलिस फॉर 2 days। तो सब इंस्पेक्टर राव ने सुशील को और 2 दिन रखे पुलिस में। सुशील अब्यूज्ड एंड बीटन बाय SI Rao एंड अदर पुलिस कांस्टेबल्स। तो जो सुशील को मार भी पड़ी। द ट्राई एंड मेक कन्फेस दैट ही एंड हिज सिस्टर हैड अ गैंग ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स दैट हैज स्टोलन फ्रॉम अदर होम्स। तो पुलिस वाले आपको पता क्यों मारते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी मुजरिम है वो अपनी गलती बता दे। तो वो पुलिस और उनके जो आदमी लोग ये बताना मतलब ये उनके मुंह से सुनना चाहते थे कि शांति और जो सुशील का एक ग्रुप है जहाँ पे वो जो डोमेस्टिक यानी जो घर से ज्वेलरी चुराते हैं काम करते हैं। देयर हैव बीन कंप्लेंट्स ऑफ थेफ्ट ऑफ ज्वेलरी फ्रॉम सिंधेस नेबरहुड। तो इसलिए उनका शख्स इसलिए गया क्योंकि जो सिंधे के जो पड़ोसी में भी ऐसी चोरी हुई थी। और सुशील की रिपीटिंग इज एन इनोसेंट फैक्ट्री वर्कर, द पुलिस लेट हिम गो आफ्टर 2 days। जितना भी मान लिया पर सुशील ने यही बोला कि हम वो एक इनोसेंट यानी बहुत अच्छा फैक्ट्री वर्कर है। तो पुलिस ने उनको जाने दिया कि ये तो बोल ही नहीं रहा, इसको इतना मारा भी तो शायद इसने कुछ नहीं किया होगा। ऑल्सो द कोर्ट ग्रांटेड बेल टू Shanti after months. She was unable to get stand for surety for her through rupees 20,000. She therefore continued to be jailed. She is very trust-motivated. She is worried about what will happen during the trial. तो उसको बेल तो मिल गई, 1 महीने के बाद उसको बेल मिली, लेकिन वो 20,000 का था तो 20,000 उनके पास था नहीं। तो 1 और महीने शांति वहाँ पर रही। तो अभी वो शांति सोचती है कि अभी मेरा क्या होगा, मैंने कुछ नहीं किया लेकिन मैडम फिर भी मेरे ऊपर शक कर रही है और जो मनी उनको मिला था वो हमारी कमाई की है,
ठीक है। तो भी यहाँ पे कुछ बताया गया है कि द पुलिस फाइल्स चार्ज इन द मजिस्ट्रेट कोर्ट, द कोर्ट गिव्स अ कॉपी ऑफ अ चार्ज शीट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस टू शांति। तो पुलिस जो क्या एक चार्ज शीट लिखती है मजिस्ट्रेट कोर्ट में, और जो कोर्ट है वो उसको एक चार्जेस देता है कि एक विटनेस दिया जाएगा शांति को, मतलब शांति कोर्ट को बताते हैं कि उसके पास कोई लॉयर नहीं है लड़ने के लिए। तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा किसी कमला रॉय को शांति के डिफेंस लॉयर के तरीके। यानी क्या है कि शांति ने बताया कि उसके पास पैसे नहीं, कोर्ट को उसने बताया कि उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास पैसे नहीं कि वो एक लॉयर को ले सके अपनी तरफ, जो को उनकी तरफ मतलब लड़ सके दोनों की तरफ। तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट को एक आर्टिकल 22 में हमने पढ़ा था कि सबके पास लाइफ है। तो 39A में ऐसा है कि अगर कोई भी इंसान जो एक लॉयर का अपॉइंट नहीं कर पाएगा तो सरकार उन्हें सरकार की पैसे से एक लॉयर को अपॉइंट करेगी। तो जो कमला रॉय थी वो किसकी तरफ से लड़ेगी, शांति की तरफ से। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हैज अ फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय लॉ। आर्टिकल 39A of the Constitution places a duty upon the state to provide a lawyer to an citizen to enable manage one duty, poverty or any disability। तो 22 हमने आर्टिकल 22 क्या होता है कि हर एक पर्सन के पास फंडामेंटल राइट होता है कि वो एक लॉयर को ले सके। और आर्टिकल 21 क्या है आपको मेरे को बताना, ये हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था आर्टिकल 21 के बारे में। तो आर्टिकल 39A हमें ये बताता है कि कोई भी स्टेट को अगर कोई भी इंसान के पास पैसे नहीं है लॉयर लेने के लिए तो स्टेट को प्रोवाइड करना है। ओके, तो ये जो दोनों आर्टिकल है 22 और फिर 39, ये दोनों याद रखने बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या होता है, अभी कमला रॉय शांति से मिलती है। तो फिर उसके बाद वो शांति क्या बोलती है कि ये रहे मेरे केस पेपर्स और मेरे को बिना गलती किए फंसाए जा रहे हैं। तो फिर वो क्या बोलता है कि सुशील क्या बोलता है कि वो कमला रॉय से क्या बोलता है कि उसके 10,000 जो उसके ट्रंक से मिले थे वो हम दोनों की कमाई के पैसे थे, लेकिन वो सोच रहे कि इसने चेन चुरा के उसको बेच के लिए है पैसे, लेकिन ये दोनों ने कमाए हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये वाला द कोर्ट फ्रेम्स अ चार्ज ऑफ द थेफ्ट ऑफ मिस्टर सिंधेस गोल्डन चेन द पोसेशन ऑफ मनी ₹10,000 गेट फ्रॉम सेलिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अगेंस्ट शांति। तो फिर वो कोर्ट देखती है कि जो मिस्टर सिंधे की जो गोल्ड चेन है उसके 10,000 मिले। आई प्लीड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल। तो फिर वो क्या बोलता है कि मैं नहीं चाहती कि उस आई प्लीड नॉट गिल्टी मतलब मैंने गलत नहीं किया है, मेरे को छोड़ दीजिए। The public prosecutor appears in the case on the behalf of the state. He presents Mr. and Mrs. Sindhia as key witness। तो अभी फिर वो उसके बाद जो कमला रॉय है वो वहाँ पे आती है और क्वेश्चन करने लगती है। तो वो क्या बोलती है, जो मिसेस सिंदगी बोलती है, आई हैड गिफ्ट माई चैन इन द ड्रॉर, शांति स्टोल इट, नो अदर आउटसाइडर एक्सप्रेस शांति गोस इनटू माय रूम, मिस्टर सिंधे सर्च हर ट्रंक इन फ्रंट ऑफ मी एंड वी वर शॉक्ड टू फाइंड ₹10,000 इन एन एनवेलप। शांति गॉट दिस मनी फ्रॉम सेलिंग माई गोल्ड चेन, शी इज अ थिफ। तो उसके बाद मिसेस सिंधे क्या बोलते हैं कि मैं अपना जो चेन है मैं इसे ड्रॉर में रखती हूँ और शांति के अलावा हमारे रूम में कोई भी नहीं जाता। और मिस्टर सिंधे ने मेरे सामने ही उसका ट्रंक खोला और हम दोनों आश्चर्यचकित हो गए थे जब हमें एक एनवेलप में 10,000 मिले उसके ट्रंक से। शांति ने ये जो मनी है एक गोल्ड चेन को बेच के ही मतलब कमाया होगा। अभी जो एडवोकेट रॉय है वो क्रॉस एग्जामिन करते हैं। सो व्हाट आर यू बेसिकली सेइंग दैट यू हैव नॉट सीन द शांति स्टिल चेन, नो डिड यू रिकवर द चेन ऑन शांति, also in the 3 years he has worked for you nothing has been stolen from the house, you were also regularly paying her ₹1 for each। तो ये देखो ये जो ये पूछ रहे हैं ना ये मिसेस सिंधे की जो जज है ना वो पूछ रहे। अभी ये जो सवाल उन्होंने पूछा ना ये कमला रॉय जो शांति की तरफ से लड़ रहे ये मिसेस सिंधे को पूछ रहे। तो उन्होंने पूछा कि आपने देखा भी नहीं कि शांति ने गोल्ड चेन चुराया और पिछले 3 साल से वो काम करी कुछ भी चोरी नहीं है और फिर आप उसको मतलब 1,000 भी दे रहे थे और फिर आप उसको अचानक से उसको शक करने लगे।
Advocate Roy examines Susil and his employer as defense witness through their testimony. He is able to know that the 10,000 found in the Santi's trunk could well be the earnings of the Susil and शांति। फिर उसके बाद वो ऐसे कर लेते हैं कि ये जो कमाई है, ये जो 10,000 उनको मिला था, ये क्या किसकी कमाई है? शांति एंड सुशील की। तो ये साबित हो गया था कोर्ट में। As the trial is nearing completion, Sushil learns that the Inspector Sharma has busted a gang of young men who have been stealing jewelry from the Sindhis neighbors. Some of Mrs. Sindh's friends were the part of this gang. Mrs. Sindhi chain had been found on them. Sushil tells Advocate Roy about this. Advocate Roy now calls Inspector Sharma as a defense witness. तो अभी ट्रायल, यानी फिर से एक बार ट्रायल होना था कोर्ट में, तो आने ही वाला था। तो फिर उसके बाद सुशील देखता है कि जो एक गैंग है जो जिसमें मिसेस सिंधे की बेटे के भी दोस्त है, और वो उनमें से एक मतलब मिसेस सिंधे का चेन मिल गया। तो वो जाके रॉय जो वकील साहिबा को बताता है कि चेन मिल गई है। तो उसके बाद एडवोकेट रॉय जिस पुलिस ऑफिसर ने उन गैंग को पकड़ा था, इंस्पेक्टर शर्मा को एक डिफेंस विटनेस की तरफ से लेते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा, कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाइंड। तो इंस्पेक्टर शर्मा से वो पूछता है कि आप हमें बता सकता क्या मिला। हियर इज अ चेन दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय मिसेस सिंधिया as hers. We busted a gang of boys who had stolen the chain. These boys have admitted that they stolen the chain. तो मैंने एक लड़कों की गैंग को देखा तो वो ये चेन चुराते वक्त, और इन लड़कों ने हाँ भी बोल दिया कि उन्होंने ये चुराया है। The judge hears the testimony of the witness. After the testimony of the Inspector Sharma, Advocate Roy argues before the judge that his main house troubles that Shanti's innocence should be acquitted. तो फिर उसके बाद एडवोकेट रॉय क्या बोलते हैं कि इस प्रकार से साबित होता है कि शांति बेगुनाह है और उसको छोड़ देना चाहिए। शांति hereby acquitted of the charge of the theft. The police will hand over you the 10,000 they sealed. In my written judgment, I made a point to highlight SI Roy's role in conducting such a sordid investigation that made you spend time in jail. तो वही बोलता है कि मैं और तुम आज़ाद हो, अभी तुम जा सकती हो, और तुम्हें जो 10,000 जो पुलिस ने लिए थे वो तुम्हें फिर से वापस मिल जाएगा। और मैं भी एक पॉइंट हाईलाइट करके रखूँगा कि जो SI राउत है उन्होंने बिना गलती किए तुम्हें जेल में डाल दिया था इतने समय तक। From the above incident, you can see the 4 key players in the criminal justice system. तो अभी हमने ऊपर वाली स्टोरी से हमें 4 लोगों की जो उनकी रोल है वो हमने देखा। एक तो पुलिस की, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर, जज। ओके, तो अभी हम लोग एक एक के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पुलिस का देखेंगे कि पुलिस का क्या काम होता है। What is the role of police in investigating a crime? One important function of the police is to investigate any complaint about the commission of a crime. तो पुलिस का सबसे बड़ा ये काम होता है कि जो भी कंप्लेन उनको मिली है उनको वो इन्वेस्टिगेट यानी एक बार जांच पड़ताल कर ले इस कंप्लेन के बारे में। Investigation includes recording statements of witnesses and collecting different kinds of evidence. तो इस इन्वेस्टिगेशन को देखने के बजाय ये होता है विटनेस, यानी जो अपोजिट साइड में है या फिर जो उनके साइड में हर एक की बात सुने और एविडेंस ले। On the basis of the investigation, the police are required to form an opinion. और इस basis पे उनका एक opinion होना चाहिए। If the police think that the evidence points to the guilt of the accused person, then they file a charge sheet in the court. तो उनको जो evidence मिलता है पुलिस को उसके हिसाब से लगता है कि जो मुजरिम है उसने गलती की है, तो वो एक चार्ज शीट बनाते हैं। As stated at the beginning of the chapter, it is not job of the police to decide whether a person is guilty or innocent. That is for the judge to decide. तो हमने स्टार्टिंग वाली ऊपर वाले पेज में हमने पढ़ा था कि पुलिस का काम नहीं होता है कि अगर कोई इंसान गलत है तो पुलिस का काम नहीं होता है वो बताने का, वो होता है जज का काम। तो उनका काम यही होता है कि वो कंप्लेन लिखे और फिर उसके ऊपर जांच पड़ताल कर ले कि ये है कि नहीं और विटनेस को देखे। You read in Unit 2 about the rule of law, which means that everyone is subject to the law of the land. This includes the police. तो हमने यूनिट 2 में रूल ऑफ लॉ के बारे में पढ़ा था। इसका मतलब है कि
एवरीवन इज सब्जेक्ट, मतलब सब जो लैंड के बराबर सही है। तो इसलिए जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है वो लॉ के साथ करती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई गरीब ने कुछ पुलिस कंप्लेन की तो उनकी बात नहीं सुनेंगे और अमीर वालों की सुनेंगे, ऐसा नहीं है। पुलिस सबके साथ इंसाफी करती है, मतलब सब कंप्लेन सुनती है। द सुप्रीम कोर्ट हैज laid down the guidelines that the police must follow that at the time of arrest, detention and interrogation। तो पुलिस सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे थोड़े से लॉज बनाए जिस टाइम, मतलब पुलिस को उस टाइम जिस टाइम वो अरेस्ट कर रहा है तो उस टाइम वो गाइडलाइंस को याद रखना है। तो अभी देखते हैं कि कौन कौन से हैं। द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट ड्यूरिंग एनी इन्वेस्टिगेशन। तो जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो टॉर्चर करे या फिर मारे या फिर शूट करे। दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन अ पर्सन इवन फॉर पिटी ऑफेंसेस। अगर उन्होंने कुछ गलती की है फिर भी पुलिस के पास अधिकार नहीं कि उसको कुछ पनिशमेंट दे। तो इलीगल डिटेंशन का मतलब होता है इलीगल कस्टडी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं। तो पुलिस के पास ये भी अधिकार नहीं है कि वो कुछ गलत करे इलीगल कस्टडी के वक्त। और ऑफेंसेस का मतलब होता है कि अगर उस आदमी ने जो एक लॉ, यानी एक लॉ बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा और इस लॉ को वो गलत करता है तो उस पुलिस के पास ये भी अधिकार नहीं है कि उसको पनिशमेंट दे दे। ये सारा अधिकार है जज के पास, यानी कोर्ट। Article 22 of the Constitution and criminal law guarantee to every arrested person to the followingly। तो मतलब आर्टिकल 22 ये जो भी जिसको भी अरेस्ट किया जाता है उसके लिए ये सारे लॉज बनाए गए हैं, ठीक है। तो यही हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पे कि कहाँ गया कि आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन ए फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉ। तो आर्टिकल 22 में यही बताया गया कि जो भी एक पर्सन है उसके पास फंडामेंटल राइट है कि वो एक लॉयर को भी देखे, ठीक है। तो यही हमें कुछ ऐसे बताया गया है रूल्स जो पुलिस को ध्यान रखना है एक पर्सन को अरेस्ट करते वक्त। द राइट टू बी इन्फॉर्म एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट टू बी द ऑफेंस फॉर द पर्सन इज अरेस्टेड। तो वो जो द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस, मतलब देखो अगर कोई ऐसे ही आदमी को ऐसे पकड़ लिया तो वो तो चौंक जाएगा, उसको क्यों पकड़ा है। तो जिस भी आदमी को पकड़ा है उसको पता होना चाहिए कि उसने क्या काम किया है। तो राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। तो वो जो उन्होंने जिसको भी अरेस्ट किया है वो 24 आवर्स में कोर्ट्स को बता देना है। द राइट टू नॉन इल ट्रीट और टॉर्चर ड्यूरिंग द अरेस्ट एंड कस्टडी। तो हमें जो भी अगर पर्सन को जेल में रखा है उसको मतलब बुरा व्यवहार ना करे। कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। ये इसका मतलब है कि अगर मान लो कि अगर कोई मुजरिम है और उसने पुलिस के बता दिया कि ये हाँ मैंने चोरी की है, हाँ मैंने इसको मार दिया, तो ये अगर वो बोलते भी है पुलिस स्टेशन में तो वो कोर्ट में नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये पुलिस क्या मार के उनसे बुलवाती है तो वो जो लोग हैं वो बोल देते हैं। लेकिन कोर्ट में ऐसा नहीं होगा तो वो कोर्ट में बोलेंगे नहीं। तो इसलिए एक ऐसा रूल है कि पुलिस स्टेशन में जो उन्होंने बोला होगा वो गलत माना जाएगा कोर्ट में, ठीक है, माना ही नहीं जाएगा। गलत क्या, माना ही नहीं जाएगा। अ बॉय अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज एंड वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। और अगर मान लो कि कोई लड़का है जो 15 साल से नीचे है और एक वुमेन्स को बुलाया नहीं जाएगा पुलिस स्टेशन सिर्फ क्वेश्चन के लिए कि इसने चोरी की है कि नहीं, इसने ये काम किया है कि नहीं। पुलिस को खुद उनके घर पे जाना होता है। तो ये आर्टिकल 22 हमें कुछ लॉज बताता है जो अरेस्टेड पर्सन के ऊपर लागू होती है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। The Supreme Court of India has laid down specific requirements and procedures that the police and other agencies have to follow for the arrest, detention, interrogation of a person. These are known as D.K. Basu guidelines. Some of this include, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसा कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या फिर प्रोसीजर्स लिखा है जिसमें जो पुलिस को ऐसे बताना होता है कि उनको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, उन्होंने क्या गुनाह किया है। तो ये कुछ D.K. Basu गाइडलाइंस है। द पुलिस ऑफिसर हु कैरी आउट द अरेस्ट और integration should wear clear, accurate and visible identification and name tags with the destination। तो जो भी पुलिस ऑफिशियल कोई भी आदमी को अरेस्ट कर रहा है तो उनका कोई नाम होना चाहिए,
उनके डेजिग्नेशन या फिर वो मतलब ऐसे बहुत सारे फेक लोग होते हैं जो पुलिस के कपड़े पहन के अरेस्ट करते हैं, तो उनका एक डेजिग्नेशन होना चाहिए पुलिस के पास और उनका एक टैग में होना चाहिए। अब मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट एंड शुड इंक्लूड द टाइम एंड द डेट ऑफ द अरेस्ट। तो अरेस्ट के लिए एक पेपर होना चाहिए जिसमें डेट कब हुआ और टाइम भी होना चाहिए कि कब उन्होंने पकड़ा, ठीक है। And it should be attached by at least one, at least who could include a family member of the person arrested. The arrest memo should be countersigned by the person arrested. तो जो arrest memo होता है उसमें जो person को जिसको अरेस्ट किया जाए उसका भी साइन उसमें होना चाहिए, ठीक है। The person arrested, detained or be interrogated has a right to inform a relative, friend or a well-wisher. तो जिसको भी अरेस्ट किया जाए उनके फैमिली मेम्बर को बताना है। When a friend or relative leaves outside the state, the time, place of the arrest and the venue of custody must be notified by police within the 8 to 12 hours after the arrest. अगर मान लो कोई फ्रेंड या फिर रिलेटिव बहुत दूर रहता है और उसको फ़ोन मतलब जो अरेस्ट किया गया और वो रहता है बहुत दूर है, तो वो उस आदमी को उनको 8 से 12 घंटे अरेस्ट करने के बाद बता ही देना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा ये जो डी के पास जो गाइडलाइंस थे इसको हमने देख लिए। और एक बात है कि जो भी वो अरेस्ट करे तो उनके एक फैमिली मेम्बर से एक विटनेस भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये एफआईआर के बारे में बताया गया। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इट इज़ द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ एफआईआर दैट द पुलिस कैन बिगिन विद द इन्वेस्टिगेशन इनटू अ क्राइम। तो एक रजिस्ट्रेशन होता है जो पुलिस एक जो भी गुनाह होता है उसका इन्वेस्टिगेशन कर पाए। तो जो लॉ वो बताता है कि अगर कोई भी ऑफिसर जो चार्ज दिया गया पुलिस को वो रजिस्टर कर सकता है एफआईआर इन्फॉर्मेशन कौन मतलब अगर उसने कोई गुनाह किया तभी उसका एफआईआर लिखा जाना, नहीं तो नहीं। दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पुलिस आइदर ओरली और इन राइटिंग। तो ये जो इन्फॉर्मेशन वो बोल के भी कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं। द एफआईआर usually mention the date, time and the place of the offense, details the basis fact of the offense including a description of the events। तो जो एफआईआर में डेट होता है, टाइम होता है, कौन सी जगह पे उनको अरेस्ट किया गया है, क्या होता है फैक्ट्स मतलब वो जो जिसने भी गुनाह मतलब जिसने गुनाह किया उसकी गलती क्या है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। इफ़ नोन द आइडेंटिफाई द एक्यूज्ड पर्सन और विटनेस इज आल्सो मेंशन। तो जिसने गलती की उसका भी होता है, उसके बारे में भी आइडेंटिटी होती है और उसके साथ जो विटनेस होता है उसका भी होता है। द एफआईआर आल्सो स्टेट द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द कंप्लेंट। तो जो कंप्लेंट है उसका नेम और एड्रेस भी होता है। देयर इज अ प्रिस्क्राइब फ्रॉम इन द पुलिस रजिस्टर एंड एफआईआर इट इज साइंड बाय द कंप्लेंट। तो जिसके ऊपर भी कंप्लेंट लिखी गई उसका तो नाम एड्रेस होता है और उसको साइन भी करना होता है। द कंप्लेंट हैज़ अ लीगल राइट टू गेट अ फ्री कॉपी फ्रॉम द एफआईआर फ्रॉम द पुलिस। और कंप्लेंट के पास अधिकार है कि वो एफआईआर जो है उसका एक कॉपी भी पुलिस से ले सकता है। अभी ये जो बाकी का चैप्टर है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।